HBSC 2022 के लिए सेट ए की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हम सेक्शन ए और बी को डिस्कस कर चुके हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो हमें शो करना है कि ये इस इक्वेशन को, जो कि एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, इसको सेटिस्फाई करता है एंड और इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, आपका ए इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो इसको शो करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म की सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। ए हमारे पास है, आई हमारे पास है, हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत होगी तो हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए 2 3 1 2, फिर से ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो दूसरी में कॉलम्स के अकॉर्डिंग। 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6, यहाँ पे 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4। तो यहाँ पर आ गया 7 12 4 7, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या कर देंगे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। सो टेकिंग LHS, LHS है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 7 12 4 7 माइनस 4 इंटू ए है हमारा 2 3 1 2 प्लस आई क्या होता है 1 0 0 1। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 प्लस 1 इज 8, ये 12, ये 4 और यहाँ पर भी 8, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 8, 8 माइनस 8 इज 0, 12 माइनस 12 इज 0, 4 माइनस 4 इज 0, 8 माइनस 8 इज 0, दैट इज नल मैट्रिक्स। और यही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने ये तो शो कर दिया कि ये जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाकर। अब इसी मैट्रिक्स को, इसी इक्वेशन को यूज करके मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो यहां पर इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू ओ। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। प्री मल्टीप्लाइंग होता है यहां पर आगे मल्टीप्लाई करना, हम इसमें कर रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग, मतलब सभी के पीछे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों तरफ करेंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ गया ए स्क्वायर ए इनवर्स माइनस 4 ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं दोनों तरफ। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर को ब्रेक कर लीजिए आप, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर है आपका ओके, यहाँ पर 4 के साथ ए भी था
दिस इज ए और ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू ए इनवर्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें मिलती है, और यहाँ पे हो गया नल मैट्रिक्स। और हम जानते हैं कि A इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आप उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। अब यहां पर हो गया I माइनस 4i प्लस A इनवर्स इज इक्वल टू O। A इंटू आई ए हो जाएगा, इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे, सो A इनवर्स इज इक्वल टू ये प्लस का 4i, ये माइनस का A इंटू आई ए हो जाएगा। अब A इनवर्स बराबर आ रहा है 4i माइनस A के, तो यहाँ I और A की वैल्यू डाल देंगे और उसे सॉल्व करने से जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो हमारी A इनवर्स होगी। तो यहाँ पर A इनवर्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1001 माइनस A है हमारा 2312, यहाँ पे हो गया 4004 माइनस 2312। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 4 माइनस 2 इज 2। ये क्या आ रहा है हमारे पास, A इनवर्स की वैल्यू आ रही है। तो जो भी काम हमसे इस क्वेश्चन में करने के लिए उसने कहा था वो हमने कर दिए हैं। पहले वो कह रहा था कि इस A मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करवाइए आप इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो हमने उसको सेटिस्फाई करवा दिया। फिर इसी को यूज करके हमें क्या निकालना था, आपका A इनवर्स निकालना था, तो वो 4i माइनस A के बराबर आया। यहाँ वैल्यूज डाली और हमें A इनवर्स हमारा मिल गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का और वाला पार्ट हमें क्या दे रखा है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मुझे बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहां पर ए जो है वो एक 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। कैसे, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं उनको लेकर 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 ये आ रही है। जहां पर जो x है वो एक 3x1 की मैट्रिक्स है उन वेरिएबल्स के लिए जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, और B मैट्रिक्स बनेगी जो ये इज इक्वल टू में कोफिशिएंट दे रखे हैं इनको लेकर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो A है डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है हमारा, वो देखिए 1 इंटू, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस ऑफ माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 बन जा 2 माइनस ऑफ माइनस 3 एंड यहाँ पे आ गया प्लस 1 इंटू, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस 1। यहाँ पे आ रहा है आपका 1 प्लस 3 इज 4 एंड यहाँ पे आ रहा है 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सारा काम हमारा यहीं से शुरू होता है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स जो हमारा गिवन सिस्टम है
उसके पास क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया है, दैट मीन्स इस सिस्टम के पास भी यूनिक सॉल्यूशन है, और वो हमें कहां से मिलेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से। b तो हमारे पास है, हमें इसके लिए a इनवर्स निकालना होगा, और a इनवर्स किसके बराबर होता है हमारा, वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर देते हैं हम एड जॉइंट ऑफ a को। तो पहले हम एड जॉइंट ऑफ a निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर सिंस determinant of a is not equal to 0, so above system has unique solution is given by x is equal to a inverse b। तो वो हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से मिलेगा। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। a11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, 1 -3 1 1। अब -1 की पावर जो है वो एक इवन नंबर आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन हो तो वो 1 बन जाता है, और -1 की पावर ऑड हो तो ये -1 बन जाता है। तो ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस ऑफ -3 दैट इज 4। इसके बाद हम निकालेंगे a12 -1 की पावर 1 + 2। 1 2 एलिमेंट ये है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 - 3 1 1। यहां पे आ गया हमारा, देखो -1 की पावर ऑड, ये नेगेटिव रहेगा, 2 1 जा 2 माइनस, ये माइनस का 3 आ गया, दिस इज प्लस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 5। इसके बाद हम निकालेंगे a13 -1 की पावर 1 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 1 1 1। यहां पर -1 की पावर इवन पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आ गया 2 1 जा 2 -1 इज 1। तो a13 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसके बाद हम निकालेंगे a21, दिस इज a21 -1 की पावर 2 + 1। a21 एलिमेंट ये, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, -1 1 1 1 इस तरीके से आएगा, -1 1 1 1। अब -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा, और यहां पे आया -1 और माइनस का 1, तो ये प्लस का 2 हो गया। a22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 1 1, ये आ गया 1 1 1 1, पॉजिटिव रहेगा, ये आएगा 1 - 1 दैट इज 0। इसके बाद a23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 - 1 1 1, 1 - 1 1 1। -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा, 1 माइनस ऑफ -1, ये प्लस का 2 आ गया, इस बाहर वाले माइनस से ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद a31 -1 की पावर 3 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 1 और 1 - 3। -1 की पावर इवन पॉजिटिव रहेगा, यहां आ गया 3 - 1 इज 2।
इसके बाद a32 निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, इसको एक्सपेंड करेंगे तो नेगेटिव, यहां आ गया -3 -2, ये हो जाएगा +5। इसके बाद a33 निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 -1 2 1, -1 की पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा, 1 -2 दैट इज 3। तो सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब को एडजॉइंट कैसे मिलता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने से हमें मिलता है। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू aij का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स क्या आए हैं हमारे? 4 - 5, उसके बाद 1, देन 2 0 -2 2 5 3, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 5 1, 2 0 -2 एंड 2 5 3, ये आ गया। अब इसी से हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 10। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने पर ये ए इनवर्स बन जाएगा। हमें निकालना था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/10, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और b क्या है हमारा? वो है 4 0 2। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 4 जा 16, 2 × 0 इज 0, 2 2 जा 4, -5 × -4 इज -20 × 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 4 जा 4, ये प्लस का 0 + 3 2 जा 6। यहाँ पे आ गया हमारा दिस इज 1/10, ऊपर हो गया 20, इसके बाद ये माइनस का 10, इसके बाद ये प्लस का 10, 10 से सभी को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 -1 1। x क्या है हमारा? x y z है, फिर यहाँ पर है 2 -1 1। दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों? इक्वल हों, तभी हमारी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई, एंड z की वैल्यू आ गई 1। तो हमें करना कैसे है? पहले उस डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म को ax = b की फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a ≠ 0 आता है तो फिर हमारा सॉल्यूशन मिलता है हमें x = a इनवर्स b से। फिर a इनवर्स निकालेंगे और वैल्यू को यहाँ रखते ही हमें क्या मिल जाएगा? हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मैक्सिमाइज z = 3x + 2y एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स आर। ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, और ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए पहले हम
ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनकी इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। सो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ ऑफ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। देखिए आपके पास इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनता है, इक्वेशन का ग्राफ बनता है, तो आपको इज इक्वल टू का सिंबल लेना है। अब इसके लिए पॉइंट्स निकाल लें। हियर इज x y। जब आप इसमें x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। दूसरे वाली का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा आपका x y। जब x को 0 रखेंगे तो y 15, और जब y को 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 5, ये आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, जरा देखिए। पॉइंट्स 5 10 की फॉर्म में है तो 5 10 15 20, 5 10 15 20, 5 10 15 20। पहला पॉइंट है 0,5, मतलब x 0 और y 5 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। x 10 y 0 यहाँ पर होगा। तो ये वाली लाइन क्या है, कौन सी लाइन है ये, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। x 0 y 15 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। x 5 y 0 यहाँ पर होगा। तो इससे आप इस तरीके से लाइन बना देंगे। ये लाइन है आपकी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब हम ये चेक करते हैं कि फिजिबल रीजन हमारा किस तरफ बनेगा। तो फिजिबल रीजन को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे हमें ये दे रखी है इनइक्वालिटी 2x प्लस 4y इज लेस देन 20, इज इक्वल टू वाला सिंबल आप छोड़ देंगे। अब यहाँ x और y की जगह आप 0 रखिए, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 दैट इज लेस देन 20, 0 इज लेस देन 20। तो क्या 0 20 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है इस वाली का, वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, मतलब ओरिजिन की तरफ होगा। ऐसे ही दूसरे वाली में रखेंगे हम, और यहां पर है वो 0 प्लस 0 इज लेस देन 15, यहां पर भी बात सही आ रही है, मतलब इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। और जो ये x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस, इनका आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। ग्रेटर देन 0 कहाँ होते हैं ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस लाइन के नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फिजिबल रीजन बन रहा है हमारा, ये वाला। आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई देगा, जिसमें हमारे पास ये O पॉइंट है 0,0। ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं, वो है 5,0। इस B के हमें निकालने हैं, और इस C के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं, वो हैं 0,5। अब B जो पॉइंट है एक्चुअली में इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना आता है, वो होगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट वाली में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4y से 4y कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया माइनस का 10x माइनस का 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू 4 हम यहां रखेंगे तो वो आ जाएगा 12, 15 माइनस 12 इज 3। तो पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज 4,3। तो ये जो फिजिबल रीजन हमारा बन रहा है, जो शेडेड से हमने कवर किया है,
इसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है उसके अंदर हम ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स रखेंगे और जिस पर ये मैक्सिमम होगा उस पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। सो हम सबसे पहले निकालते हैं z एट o, दैट मीन्स 0,0। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0, y की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद z एट a क्या है हमारा 5,0 है, तो यहां रखेंगे वैल्यू 5 3 जा 15 प्लस 0 इज 15। उसके बाद z एट b यानी कि 4,3 पर 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 12 प्लस 6 इज 18। उसके बाद z एट c यानी कि 0,5 पर, तो यहां पे तो आ गया 0 प्लस 10 दैट इज 10 आ रहा है। अब आप देखें कि जो z की वैल्यू है वो मैक्सिमम किस पे आ रही है, यहां 18 वैल्यू क्या है मैक्सिमम है, तो आप बोलेंगे z इज मैक्सिमम एट x is equal to 4 and y is equal to 3 and its maximum value is वो क्या आ रही है हमारे पास, its maximum value is 18। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 18 हमारे पास यहां पर आ रही है। तो ये क्या हो गया, हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दिया है। अब इससे जो अगला दैट इज 12 का और वाला पार्ट दे रखा है वो भी हमारा LPP से ही क्वेश्चन है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, क्या दे रखा है हमें, the given objective function is z is equal to 5x plus 7y and subject to constraints are, वो क्या दे रखे हैं हमें, 2x plus y is greater than equal to 8, x plus 2y is greater than equal to 10 and x comma y is greater than equal to 0। तो यहां पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना है। इसको मिनिमाइज करने के लिए पहले हम इस जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं इनकी इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसका ग्राफ क्या आएगा जरा चेक करें, एक्स वाई, एक्स को 0 रखेंगे तो y आ रहा है 8, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 4। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहां पर जब हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 10 आएगी। हमारे पास सारे पॉइंट मिल गए हैं। अब हम बनाते हैं इसके लिए फिजिबल रीजन। नाउ हम इसका फिजिबल रीजन वाला ग्राफ बनाएंगे, तो पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। तो पॉइंट्स आपके 10 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर सम 5, 10 एंड 15, 5, 10 एंड 15। पहला पॉइंट है 0,8, x 0 y 8, y 10 यहाँ पर है तो 8 समथिंग यहाँ पर होगा। आपके पास ग्राफ पेपर होगा
तो आप इजीली 8 देख पाएंगे कि वो कहाँ पर होगा। अगला है हमारा, जब हमने y को 0 लिया है तो x की वैल्यू 4 आ रही है। दैट मीन्स x 4 कहीं यहाँ पर होगा और आप इसे ड्रा कर देंगे। दिस इज योर फर्स्ट लाइन। नाउ x0 y5 यहाँ पर है, उसके बाद x10 y0 यहाँ पर, इससे लाइन बना देंगे। ये हमारी सेकंड लाइन है विच इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और ये वाली है हमारी 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। अब हम फिजिबल रीजन को चेक करते हैं कि फिजिबल रीजन हमारा किस तरफ होगा। तो यहाँ x और y की जगह 0 रखेंगे हम, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 8, 0 इज ग्रेटर देन 8। क्या ये बात सही है? फिजिबल रीजन चेक करने के लिए x और y की जगह 0 रखना है, इक्वल टू वाला सिंबल छोड़ देना है, तो यहां पर आ रहा है 0 इज ग्रेटर देन 8। ये बात गलत है, मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ओरिजिन इस तरफ है, इसका इस तरफ होगा। सिमिलरली दूसरे वाली में जब आप रखेंगे तो यहां पर आएगा 0 इज ग्रेटर देन 10 और ये बात भी गलत है, इसका भी फिजिबल रीजन बाहर की तरफ होगा। मतलब इनका फिजिबल रीजन ऐसे बन रहा है, यहां पर आप देख पाए तो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है इस केस में। तो इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स देख लो, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ए जो कि 10,0 ये हमारे पास है, बी हमें पता नहीं है, सी जो कि 0,8 है वो हमें पता है। बी क्या है हमारा? इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकाल लेंगे? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इस वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और पहले इस दूसरे वाली में से माइनस कर दो, तो 2x कैंसिल हो गया, -3y -12। y की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू 4 यहां रखेंगे तो वो हो जाएगी हमारी x की वैल्यू आ गई 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2,4। आप बोलेंगे द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, and its corner points are A, B and C। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हम इस Z की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले Z एट A यानी 10,0 वो हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 0, ये हो गया 50। उसके बाद Z एट B यानी कि आपका B पॉइंट है 2,4, वो होगा 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, 10 प्लस 28 इज इक्वल टू 38। उसके बाद Z एट C यानी 0,8, वो क्या हो जाएगा हमारा? 5 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 8 इज 56। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना था, तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहां इस पॉइंट पर आ रही है। तो मिनिमम किस पॉइंट पर है? ये 2,4 पर। हम लिखेंगे Z इज मिनिमम एट x is equal to 2 and y is equal to 4 and its minimum value is
36, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 36 है। तो इस तरीके से आप एलपीपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम इसका देखते हैं पार्ट 2। सब्जेक्टिव पार्ट को हमने फिनिश कर लिया है। अब पार्ट 2 में हमें 40 मार्क्स के एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो दिस इज पार्ट 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या दे रखा है? सबसे पहला क्वेश्चन, ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं? जब हमारा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इन तीनों टाइप का वो रिलेशन होता है, तब उस रिलेशन को एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो ये कह रहा है ए ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, बी सिमेट्रिक, सी ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। दैट मीन्स हम डी को टिक करेंगे और जो क्या है हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? एफ आर टेंस टू 4 टू इन्फिनिटी। एफ हमें एक फंक्शन दे रखा है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है। हम जानते हैं जो एफ एक्स है वो क्या है हमारा y के बराबर होता है। तो जब भी हमें किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो हम उस फंक्शन को y के बराबर ले लेते हैं। यहां पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ये इधर चला जाएगा y माइनस 4, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा रूट y माइनस 4। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो x किसके बराबर हो जाएगा? f इनवर्स y के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास f इनवर्स y क्या आ रहा है? रूट y माइनस 4 आ रहा है। f इनवर्स y हमें मिल गया। मैं f इनवर्स x निकाल सकता हूं, f इनवर्स z निकाल सकता हूं, f इनवर्स t निकाल सकता हूं। जहां पर भी इस पूरे फंक्शन में y है वहां पर हम वेरिएबल चेंज कर देंगे। तो f इनवर्स x मेरे पास क्या आ जाएगा? रूट x माइनस 4। वेरिएबल को चेंज कर दिया। और जो इसमें हमें ऑप्शन आपका दे रखा है वो है दैट इज ए। तो आप ए को इसके अंदर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार बी। कैसे खुलता है ये? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब ए स्टार बी कैसे ओपन होता है कि दोनों का जो एलसीएम होता है वो सामने आ जाता है आपका। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है या केवल कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है हमारा। तो इसको आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बट आपको ये एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, तो मैं एग्जाम्पल से आपको इसको समझाता हूँ। देखिए पहले तो आप प्रॉपर्टी को समझ लें। भाई कम्यूटेटिविटी क्या होती है हमारे पास? कम्यूटेटिविटी होती है यदि ए स्टार बी हमारा बी स्टार ए के बराबर आ जाए। मतलब ए स्टार बी की जो वैल्यू है वो बी स्टार ए के बराबर आ जाए तो वो हमारा फंक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ऐसा कह सकते हैं। एसोसिएटिविटी क्या होती है हमारे पास? ए स्टार बी मतलब ए और बी पर ऑपरेशन लगाएं और फिर सी के साथ लगाएं, या फिर पहले बी और सी के साथ लगाकर ए के साथ लगाएं। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं
तो हमारा जो फंक्शन है वो एसोसिएटिव हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाएगा। तो लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। अब मैं कम्यूटेटिविटी चेक कर रहा हूं तो मुझे दो नंबर्स चाहिए। पहले मैं 2 स्टार 3 निकालूंगा, मतलब एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, और 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। फिर इसका रेसिप्रोकल यानी 3 स्टार 2 इज एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, वो भी 6, मतलब 2 स्टार 3 जो है वो 3 स्टार 2 के बराबर है। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। तो ये क्या है, हमारा कम्यूटेटिव है। इसके बाद अब सबसे पहले मैं निकालूंगा a स्टार b यानी 2 स्टार 3 स्टार में c यानी कि 4। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा, वो आएगा 6। 6 स्टार 4 का मतलब है 6 और 4 का एलसीएम निकालना है, और 6 और 4 का जो एलसीएम है वो आएगा 12। क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब हम ये दूसरे वाली प्रॉपर्टी निकालेंगे, पहले 3 और 4 का एलसीएम, फिर उसका 2 के साथ निकालेंगे। तो 2 स्टार 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12, और 2 और 12 का एलसीएम आएगा 12। तो आप चेक करें ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं। सो a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। सो स्टार इज एसोसिएटिव। तो जो हमारा स्टार है वो क्या है, आपका एसोसिएटिव है। अब आप चेक कर लें ऑप्शंस किसके अकॉर्डिंग आपको दे रखे हैं। वो पहला ऑप्शन कम्यूटेटिव ओनली नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी होगा। दैट मीन्स कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों है। ये ऑप्शन आपका इसके अंदर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। tan इनवर्स √3 माइनस कॉस इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो मैं दोनों को अलग अलग मान लूंगा और फिर सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स √3 को मैंने मान लिया थीटा, इसको इधर ले गए, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब जो tan है वो √3 किस पर होता है, हमारा 60 पर होता है। तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/3। मतलब इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू π/3 आ रही है। अब इस वाली को सॉल्व कर लेते हैं। cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 5। इस cos को इस तरफ ले जाएंगे, सो cos 5 इज इक्वल टू -1/2। अब जो cos है वो 1/2 किस पर होता है, हमारा cos 1/2 भी हमारा किस पर होता है, cos 1/2 होता है हमारा 60 पर। किस पर होता है, 60 पर होता है। सो cos 5 इज इक्वल टू माइनस cos π/3। अब ये माइनस साइन हमें यहाँ बाहर नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos π माइनस π/3। पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन आ जाएगा। पाई पर नो चेंज तो cos आ गया, और π/3 मतलब माइनस cos π/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं cos π माइनस π/3। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा phi इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। थीटा और फाई दोनों मिल गए, यहां वैल्यू रखेंगे, सो यहां पर आ जाएगा π/3
-2π/3। एलसीएम आ गया 3, पाई माइनस 2π, दैट इज -π/3। तो इसमें आप कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे जो -π/3 आपको दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? 5 में हमें दे रखा है tan इनवर्स 1/√x² - 1। अब यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे? हम x की जगह यहाँ पर कोसेक थीटा रखेंगे। पुट x = कोसेक थीटा, और जब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा हमें इसे रखने से? या फिर आप पूछें सर कोसेक थीटा ही क्यों रखा? या तो कोसेक से सॉल्व हो सकता है या केवल सेक से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 को इधर ले आओ, कॉट इधर चला जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा। और ऐसा केस केवल या तो कॉट वाले कॉस वाले फॉर्मूले में बनता है या फिर सेक और टेन वाले में बनता है। तो हमने यहाँ पर कोसेक रख लिया, हमारे लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 1/रूट कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कॉट थीटा ऊपर जाके tan थीटा बन जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा। tan से tan कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया थीटा, और थीटा किसके बराबर है हमारा? कोसेक इनवर्स x के। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करेंगे? आप इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ A and B are two matrices of order m cross n, प्रोडक्ट ऑफ ए बी पॉसिबल इफ। तो हमें A और B, A का ऑर्डर है m क्रॉस n, B का ऑर्डर भी है m क्रॉस n। तो मुझे बताना है कि जो ए बी प्रोडक्ट है वो कब पॉसिबल होगा। तो मुझे ए बी को चेक करना है, तो मैं पहले ए का ऑर्डर लिखूंगा, वो है m क्रॉस n। फिर बी का ऑर्डर लिखेंगे m क्रॉस n। तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के यदि बराबर होते हैं तो ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम बोलेंगे ए बी प्रोडक्ट ए बी is possible if m is equal to n। यदि ये m और n यदि हमारे बराबर होंगे तो ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल होगा। पहली के नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरी के नंबर ऑफ रोज, और वो यदि ऑर्डर देकर ही आपसे ए बी का ऑर्डर पूछ ले तो वो क्या होता है, इस वाले ऑर्डर को आप ले लेंगे m इंटू n ऐसे करके। तो ये जो ए बी मैट्रिक्स आपके पास आएगी उसका ऑर्डर होगा। थोड़ा सा मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए a का ऑर्डर है p क्रॉस q, b का ऑर्डर है r क्रॉस s। तो ए बी कब पॉसिबल होगा, जब q बराबर होगा आपका r के, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा अगर वो पॉसिबल है तो वो होगा P क्रॉस S। इस कंडीशन को अपने दिमाग में रखें, ये दो तरह के क्वेश्चन इस कंडीशन से हमारे बन जाते हैं। या तो वो ऐसे पूछ लेगा कि बराबर प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा, या फिर वो ए बी का ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कई सारी कंडीशंस दे रखी हैं। a प्लस बी का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये कंडीशन नहीं होती है। अगला दे रखा है a माइनस बी का इनवर्स इज इक्वल टू
ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, ये कंडीशन भी नहीं होती है। अगला हमें दे रखा है सी क्या दे रखा है हमें, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये कंडीशन भी नहीं होती है। ये एक्चुअली में होता कैसे है कि बी तो आगे आएगा उसका इनवर्स, ए पीछे जाएगा उसका इनवर्स। अब ये हमारा इसमें डी ऑप्शन दे रखा है, तो डी को हम इसके अंदर टिक करेंगे। सिंपली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है आपकी, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दो डिटर्मिनेंट्स हमें दे रखे हैं और उन्हें सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है। 2x4 6x यहाँ पर दे रखा है 2 4 5 1। तो इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2 माइनस 20। यहां पर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2 माइनस 20 हो गया माइनस का 18। इसको इस तरफ ले आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 24 इज 6। 2 से 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वायर इधर जाएगा सो प्लस माइनस रूट 3। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वो आ रही है प्लस माइनस रूट 3। ऑप्शन बी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ एक्स, हमें एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन लिख देता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इज एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 is continuous at x is equal to 3 then the value of k is। अब हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब LHL RHL फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के ये तीनों बराबर आते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये कंटिन्यूस दे रखा है तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। आई रिपीट, तीनों बराबर हैं तो कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस दे रखा है तो तीनों बराबर होंगे, और यहीं से हम इन तीनों को बराबर रख के k की वैल्यू निकालने वाले हैं। जरा देखिए कैसे। सबसे पहले हम LHL की वैल्यू निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, जहां पर x लेस देन 3 है वो हमारा इसके लिए फंक्शन है kx प्लस 1। यहां पर हम x को पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहां पर आपका 3 माइनस h पुट कर देंगे प्लस 1। यहां पर अब आप h की जगह 0 रखेंगे तो यहां बचेगा 3k प्लस 1। तो ये आ गई आपके पास LHL की वैल्यू। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 3 होगा, वो क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा RHL के लिए। तो यहां पर है 3x माइनस 5। यहां हम x को पुट करेंगे 3 प्लस h एज h इज टेंडिंग टू 0। तो यहां पर नई लिमिट बन गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 इंटू 3 प्लस h माइनस 5, ये हमारे पास हो रहा है। h को 0 रख देंगे तो यहां आ जाएगा 9 माइनस 5 इज 4।
अब मैं फंक्शन की वैल्यू और निकाल लेता हूं एट 3। x 3 के बराबर कहां पर है ये, तो यहां आप x की जगह 3 रख देंगे तो 3k + 1। तीनों ही टर्म की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 3, therefore LHL is equal to RHL is equal to F3। तो LHL की वैल्यू क्या है ये हमारे पास, वो है 3k + 1, RHL है 4 और F3 है 3k + 1। आप किन्हीं भी k और इसको कंपेयर कर लें तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। 3 से 3 k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ रही है। तो यहाँ पर आप इसके अंदर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, इफ y इज इक्वल टू e की पावर 3x + 5 का स्क्वायर देन dy/dx हमें निकालना है। तो समझें, दिस इज क्वेश्चन 10। y इज इक्वल टू e की पावर 3x + 5 का स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम e का करेंगे तो e का ये तो सेम ही आ जाएगा एक बार, और फिर इस पावर का करेंगे तो ये जो फंक्शन है पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम करेंगे और फिर अंदर वाली टर्म का कर देंगे हम dy/dx ऑफ 3x + 5। यहाँ पर ये हो गया 2 × 3x + 5 e की पावर 3x + 5 का स्क्वायर। यहाँ 3x का हो गया 3 और 5 का 0, 3 × 2 इज 6 और ये आ गया 6, 3x + 5 e की पावर 3x + 5 का स्क्वायर। ये क्या आ रही है हमारे पास, dy/dx की वैल्यू आ रही है। आप ऑप्शन को मैच कर लेंगे एंड आई थिंक इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी को आप इसके अंदर टिक करेंगे।